आयोजक मंडल और उपस्थित श्रोताओं, सवालों की तो कोई सीमा नहीं होती और वक्तव्यों की भी कोई सीमा नहीं होती। इसमें आज के आयोजन मंडल ने जो विषय रखा है ये बहुत ही उपयोगी और समसामयिक है और बड़ी खुशी की बात है कि इस विषय के जानकारों को साथी ने यहाँ पर बुलाया है। बहुत ज्ञान में वृद्धि हुई। डॉक्टर हरमीत जी और महेंद्र पाल जी ने बड़ी बारीकी से चीजों को समझाने की कोशिश की है। मैं इस विषय में कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूं जो साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट का आज का जो मेन विषय रखा गया है उसके बारे में चंद बातें थोड़ा सा आसान करके, जैसे हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी समझ सकें, वो मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा। साथियों, कुछ एक एग्जाम्पल के साथ, हम स्कूल में पढ़े हैं, ये बच्चे बैठे हैं स्कूल में जाते हैं, वहां पर साइंस रूम में हमें कुछ प्रयोग करके दिखाए जाते हैं। जब हम साइंस रूम में होते हैं एक विद्यार्थी के तौर पे और एक अध्यापक के तौर पे, वहां पर हम दोनों एक दूसरे से सहमत होते हैं और साइंस की बात करते हैं पूरी तरह से सही तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, हमें यह समझाया जाता है कि सूर्य ग्रहण इस तरह से लगता है। साइंस रूम की बात मैं करता हूं, सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि सूर्य ग्रहण इस तरह से लगता है। बच्चा बच्चा जानता है, हमने समझ भी लिया, अध्यापक ने समझा भी दिया, परीक्षा में उसको बिल्कुल उसी तरह लिख भी दिया, सफलता भी हासिल कर ली। यहां तक तो कोई संशय नहीं, यहां तक तो पूरा साइंस, पूरा विज्ञान है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं, उस साइंस रूम से बाहर आते हैं, उस विद्यालय से बाहर आते हैं, एक दिन जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहां पर मेला लगता है कुरुक्षेत्र में, आप जानते हैं, वहां पर अगर जाने का आपको मौका मिले तो वो जो साइंस रूम में बच्चे प्रयोग कर रहे थे कि सूर्य ग्रहण किस तरह से लगता है, उनमें से बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, अब वो बड़े हो गए हैं बच्चे, वो आपको वहां पर डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। और जब वो बच्चे वहां पर डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे, वो वहां पर और क्या चीजें देखेंगे। उनको वहां पर यह भी दिखाई देगा कि उनके मास्टर जी, जिन्होंने सूर्य ग्रहण लगने का तरीका स्कूल में क्लास में समझाया था, वो भी वहां पर डुबकी लगा रहे हैं पड़ोस में। मैं जो बात कहना चाहता हूं, इन चीजों में फर्क करने की जरूरत है कि साइंस क्या है और साइंटिफिक टेम्पर क्या चीज है। साइंस पढ़ करके और एक एग्जाम दे करके एक सफलता हासिल करने तक ही सीमित नहीं रखी जानी चाहिए। आने वाले जीवन में हमें उसका प्रयोग किस तरह से करना है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है।
मैं एक दो एग्जाम्पल और दे करके अपनी बात खत्म करूंगा। इसकी परिभाषा में ना जाकर के, परिभाषा इसकी थोड़ी सी मुश्किल है, डॉक्टर महेंद्र जी ने समझाने की कोशिश की। एक दो एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा। कुछ समय पहले एक केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, एचआरडी मिनिस्ट्री उसको उस वक्त बोलते थे, आजकल शिक्षा मंत्रालय हो गया है वो, उनके मंत्री होते थे एचआरडी मिनिस्टर, आपको याद होगा, मुरली मनोहर जोशी। उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन जो थी वो एमएससी केमिस्ट्री, साइंस में, हाँ जी, एमएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा। आप फिजिक्स थे और बीपीएससी के स्टूडेंट रहे, आगे डीएससी थे सर। उन्होंने साइंस के थे, उन्होंने देखो साइंस की स्ट्रीम लेकर के इतनी बड़ी एजुकेशन प्राप्त की, और उन्होंने पहल की कि हम विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में ज्योतिष और कर्मकांड को लागू करेंगे। अब मैंने साइंस पढ़ ली, एमएससी कर ली, वो सारी पढ़ाई इस लेवल पर जाने के बाद भी अगर मेरे अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा नहीं कर पाई तो फिर उस सारी बात का क्या अर्थ है। उसके बाद दूसरी जो इनकी पारी आई, उनमें भी एचआरडी मिनिस्टर एक होते थे रमेश पोखरियाल निशंक, दूसरी पारी में वो भी स्नातकोत्तर हैं, एमए हैं, एमए की डिग्री उनके पास है। 75 बुक्स उन्होंने लिखी हैं, 75 बुक्स किताबें लिखी हैं। अब वो महर्षि, वो भी उनकी स्टेटमेंट आप देख लीजिए कि ज्योतिष जो है वो विज्ञान का बाप है, और ज्योतिष के आगे विज्ञान बोना है। ये उनकी स्टेटमेंट है। इन लोगों के जिम्मे पूरे देश की शिक्षा का ढांचा, ताना बाना हमने उनके हाथ में, जिनके हाथों में दे रखा है, ये उनकी स्टेटमेंट है। अब ये सवाल उठाए जा रहे थे कि कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट बनेगा। आप विचार कर लीजिए कैसे बनेगा। क्या कोई ताकत है जो इस साइंटिफिक टेम्परामेंट के बनने को लगातार रोकने का काम कर रही है? एक मिनट रोक लो, आप यहाँ पे नहीं, मैं तो पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम ये बहुत मतलब गहन विषय हो जाएगा कि जो हमारी शिक्षा नीति बनाते हैं, जब वही लोग इतने अनपढ़ टाइप के लोग हैं तो वो क्या बनाएंगे? आप सोच सकते हैं उस चीज को। तो वो हमें क्या देंगे? वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, ये दोस्त तो हमारी शिक्षा नीति है। इन चीजों का पढ़े लिखे होना और बात है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना और बात है। अब इन्हीं साथी ने यही बात तो कही है कि मान लो आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है। मैं थोड़ा सा बोलूं इस विषय में। सर एक मिनट नहीं, एक मिनट उसके बाद बात का थोड़ा एक मिनट और उसके बाद इस साइंटिफिक निर्माण के जो फैक्टर थे वो डॉक्टर हरमीत ने बड़े विस्तार से बताए। ये निरीक्षण, तर्क, अनुभव, जांच पड़ताल, प्रयोग, बहुत ही गहन जो है इस विषय की जानकारी वो रखते हैं, और वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। इसमें मैं एक चीज, जो मुख्य चीज है, ये चीज कैसे बनेगी टेम्परामेंट, उन्होंने सारे तत्व फैक्टर बताए। मुख्य जो फैक्टर इसमें जो ध्यान में रखने की बात है वो है कार्य और कारण के भाव की जांच। काम क्या हो रहा है,
उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। कार्य और कारण के भाव की जांच, मैं एक एग्जाम्पल के देकर के बात अपने करूंगा। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है? परीक्षा देनी है, सफलता हासिल करनी है। कारण तो हो गया, कार्य भी हो गया, इसके बीच में संबंध बिठाना है। वो संबंध आपस में रिलेशन वो सही है या गलत है, वो हम कैसे तय करेंगे? वो जो डॉक्टर साहब ने जो फैक्टर बताए थे वो वहां हर फैक्टर इसके ऊपर लागू करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, दवाई लेना है। दवाई क्यों लेते हैं? बीमारी को दूर करने के लिए। संबंध स्थापित होता है, सही है गलत है आप तय करेंगे। पूजा पाठ करते हैं, मैं संबंध जोड़ने की कोशिश करता हूं। पूजा पाठ करते हैं बच्चों, पूजा पाठ करते हैं पास होने के लिए, फिर मैं संबंध जोड़ने की कोशिश करूंगा आपस में। हमारी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, मैं संबंध जोड़ने की कोशिश करूंगा अपने पति की लंबी उम्र के लिए। ये संबंध जो जोड़े जाते हैं, कार्य और कारण का संबंध आपस में, ये हम तय करेंगे कहां सही है कहां गलत है। और जब हम ये तय कर लेंगे, फिर आपका जो साइंटिफिक टेम्पर है उसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी सर आपका। दरअसल मैं ये थोड़ा सा इस विषय को कंक्लूड कर देता हूँ। क्या है, भारतीय चिंतन बहुत वैज्ञानिक चिंतन है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं, इनका जो भी आक्षेप रहा है वो आज के मौजूदा समाज में उन चीजों के आधार पर जो दुकानें चल रही हैं उसके ऊपर है। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं। ज्योतिष का जो एग्जिस्टेंस है, ज्योतिष का वर्णन वेदों से ही है, प्राचीन काल से। और ज्योतिष का संबंध थोड़ा सा विक्षिप्त करके समाज में उसका उपयोग नहीं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ज्योतिष जो है संपूर्ण यूनिवर्स के रिलेशन में होता है, ध्यान रखिएगा। आप तो एक बहुत न्यूक्लियर पॉइंट है पूरे यूनिवर्स के रिलेशन में। ज्योतिष की परिभाषा करनी पड़ेगी आपको पहले। लेकिन आपने बिल्कुल सही रखा हुआ, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, बिल्कुल उसकी रिलेवेंसी है। क्योंकि उस ज्योतिष के नाम पर जो आजकल के आंकड़े बनाए जा रहे हैं वो निराधार है, उनका व्यक्तिगत रूप से कोई आधार नहीं है। सेकंड चीज कि थोड़ा सा और हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे पूजा पाठ का, ये थोड़ा विषय अलग है, ये साइकोलॉजिकल विषय है। इसके ऊपर हम कभी चर्चा का सत्र रखेंगे और विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। समय की बहुत गरिमा है। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी में से किन्हीं व्यक्तियों के पास कोई प्रश्न हो तो वो पूछेंगे। अब बहुत समय हो चुका है, अब मैं आप सभी के पास आ रहा हूं। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं इस विषय से रिलेटेड पैनलिस्ट से, तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे की बात आवाज आ रही है क्या? हाँ, सवाल मेरा अमित से है और कुछ समझ चाहता हूँ क्योंकि आपका कंटेस्टेंट है तो ब्रेक हो गया, इसलिए मैं समझ चाहता हूँ। तो अब हो सकता है आपका कंसल्टेशन है या नहीं है, परंतु आप साइकोलॉजिस्ट हैं, उठा लेंगे कोई किसी बात। मेरा क्वेश्चन ये है, एक कहावत है कि घर की जो मुर्गी और दाल के बराबर होती है। तो अब ये कहावत है स्वामी जी के ऊपर लागू होती है, तो उसने सारी उम्र जो है ना अपना जीवन गाड़ दिया मानवतावाद को उठाने के लिए, परंतु जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। जितना सर्जन आना चाहिए तो नहीं आई, आउटपुट नहीं आ पाई है। और इसके लिए प्रयास चल रहा है, कर रहे हैं, तो जिस
जितना जिसके बस का है। तो मैंने पिछले साल मार्च का जो फंक्शन हुआ था, इस बार क्यों होगा मार्च का फंक्शन, उसमें एक क्वेश्चन उठाया था कि मेरे आपसे काफ़ी डिस्कशन हो चुकी थी। तो मैंने कहा था कि इस संस्थान को उठाने के लिए जो है नारी शक्ति जो है प्रयास करेगी। तो इस कंटेस्ट के ऊपर प्रकाश डालिए कि आपके पास क्या मतलब इसके बारे में आपका विचार है, तो इसको पब्लिकली देखिए, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने अब जब मैं पहले बात करी थी तब भी बोला था कि आप सब लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो बोलते हैं कि मैं तो बात जानता हूँ लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते। ठीक है, अब ये इसके कारण क्या हैं? इसके 3 बेसिक कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जिस परिवेश से हम उठ के आते हैं उस परिवेश में जब हम एक अलग तरह की बात करते हैं तो जो वो वैचारिक सामंजस्य है, जहाँ पे व्यक्तिगत चीज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाते हैं, अनअंडरस्टैंड करना सामने वाला मेरे अनुसार बिहेव करे क्योंकि वो मेरा पुत्र या पुत्री है, और ईर्ष्या, द्वेष और परस्पर कंपटीशन वाले यानी कि व्यक्तिगत कारण जिसकी वजह से हम अपने बीच उपस्थित व्यक्ति की बात नहीं सुनते, लेकिन वही बात समाज में कहीं और से कोई और व्यक्ति आके बताता है तो सुन लेते हैं। पहला कारण व्यक्तिगत कारण। दूसरा कारण जो मेरा सामाजिक एक वाइब्रेशन मैच होती है, सामाजिक लेवल। जैसे कि हम यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे और बहुत ही मंझे हुए लोग हैं अपने अपने फील्ड के, तो मैं जितनी भी कलिष्ठ भाषा यूज कर रही हूँ पहुंच पा रही है आप तक, लेकिन यही भाषा शायद इन बच्चों तक ना पहुंच पा रही है ना। तो जहाँ पे वो ज्ञान के स्तर पे मिसमैच होता है, तो यानी कि एक व्यक्ति जिसका उत्थान हो गया लेकिन वो दिए तले अंधेरा है, घर की मुर्गी दाल बराबर, उसकी बात नहीं सुन रहे क्योंकि वो लेवल, ज्ञान के लेवल पे मिसमैच होता है। परिवार में सब लोग सेम मानसिक स्तर के नहीं होते। दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण ये है कि जब मैं कोई चीज डिलीवर करने आई हूँ, देने आई हूँ, जैसे यही व्याख्यान अगर मैं दिल्ली में कर रही हूँ तो मैं इंग्लिश भाषा का प्रयोग करूंगी, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करूंगी। जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं तब से समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा अच्छे उदाहरण कौन से हैं, किस तरह की यहाँ की प्रचलित हिंदी भाषा में भी प्रचलित भाषा इस जगह की कौन सी है, ताकि मैं अपने विचार को अडाप्ट कर सकूं इस पॉपुलेशन की नीड के हिसाब से, मतलब यहाँ की जनता की समझ के हिसाब से मैं अपने उदाहरण और अपनी भाषा को अडाप्ट कर सकूं। जब मैं अडाप्टेशन नहीं करती परिवार के एक एक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, तब घर की मुर्गी दाल बराबर, तब मेरा विचार मेरे घर में नहीं सुना जाएगा, बाहर सुना जाएगा जहां मेरा मानसिक स्तर मैच करता है। 3 कारण, तीनों कारणों पे जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे तब हमारे आसपास के लोग भी हमें सुनेंगे और दूर वाले लोग भी हमें सुनेंगे। और अगर विचार को, मानवतावाद के विचार को घर घर में पहुंचाना है तो शुरुआत नारी से ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका प्रश्न। हेलो, मेरा एक प्रश्न है। जैसे मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ और राइट नाउ आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। मैं जैसे जब मैं छोटा था तो एक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है हर एक स्टूडेंट का, एक कुछ टाइम तक ही स्टूडेंट कंसंट्रेट कर पाता है पढ़ाई पे। आप चाहोगे कि उसको 8 घंटे 9 घंटे बैठा के पढ़ा दो, नहीं हो पाता। एक टाइम पीरियड है, बच्चा उतनी देर ही पढ़ सकता है। पर आप 4:30 तक स्कूल में होते हैं, फिर आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पर हम आत्मचिंतन नहीं कर पाते कभी भी। और सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। अगर मेरा मन है कि मैं कंप्यूटर साइंस ही पढूं, क्यों मैं ग्रेजुएशन में जाके पढूं? मैं शुरू से क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं आज के समय में ये देखता हूँ कि अमेरिका का एक बच्चा है जो 6 साल का है, चाइना का एक बच्चा है जो 10 साल का है, वो मेरे से कोडिंग में कम्पीट कर रहा है मेरे लेवल पे, जबकि मैं उनसे 10 साल 12 साल बड़ा हूँ। ये मेरे लिए काफी शर्मनाक बात लगती है कि मैं अपने समय में क्या कर रहा था और मेरे जैसे बाकी बच्चे भी यही कर रहे हैं। तो और हमारी सरकार या फिर कॉलेजेस इन सब चीजों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती, ना ही स्कूल। तो रिसर्च किसी स्कूल में है ही नहीं। देखा जाए तो हम दूसरों की पढ़ाई हुई चीजें पढ़ते हैं, उन पे क्वेश्चन कभी उठा नहीं पाते। तो इसका समाधान क्या है? अगर
एक बच्चा है 6 साल का, अगर किसी की भी बच्चे हो, छोटा बच्चा हो और उसके मन में अगर जिज्ञासा है, तो अगर वो 6 साल का है तो वो क्या करे कि वो 10 साल का बच्चा, जो 6 साल का बच्चा अमेरिका और चाइना में पढ़ रहा है, उसके साथ कम्पीट करता है। सारे चलिए मैम आप ही बताइए। इसका जो उत्तर है, इसके उत्तर में एक तो ये है कि जो शिक्षा नीतियों में बदलाव आते हैं और समय समय पे, जैसे अब इन्होंने कंप्यूटर कोडिंग को कंपलसरी कर दिया, जो 2020 की ये हमारी नई शिक्षा नीति है, एक तो शिक्षा नीति की तरफ से हो सकता है। अब क्योंकि जैसे सब लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किए कि शिक्षा नीतियों की तरफ से भी जो प्रयास हो रहे हैं काफी नहीं पड़ रहे। अब उपाय क्या है? ठीक, अब उपाय है यहाँ से, अगर माता पिता जो कि आप लोग हैं, एक वैचारिक क्लैरिटी यहाँ पे रखते हैं और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, क्लैरिटी रखते हैं और कंपैरेटिव एजुकेशन के मीनिंग को समझते हैं। एजुकेशन रट्टे मार के नंबर लेने के लिए नहीं, कंपैरेटिव एजुकेशन, मेरा बच्चा भेद करना सीखे। अगर आप तैयार हैं तो आप अपने बच्चे को वो एनवायरनमेंट, 1 यानी कि भौतिक वातावरण और दूसरा साइकोलॉजिकल वातावरण, जिसमें ये समझ, बच्चा स्वयं को समझ सके कि मेरा झुकाव किस तरफ जा रहा है। और ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। सारे सूत्र साइको स्पिरिचुअल थेरेपी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमें स्वयं को अंडरस्टैंड करना सिखाती है। यहाँ पे सब कुछ है, मतलब ये लोग तो गीता जयंती वगैरह पे जाकर के प्रॉपर साइको स्पिरिचुअल थेरेपी की पिक्चर्स लगा के एक्सप्लेन करते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग अपनी सेल्फ की और मेरा वो कॉन्फिडेंस मेरे बच्चे को लेकर के हमें नए प्रयोग करने और अपनी इच्छा की चीज को एग्जिस्टिंग एजुकेशन के साथ जोड़ के बढ़ने के लिए बहुत सारा स्कोप दे सकती है। इसका आधार विवेक है। कोई 1 मिनट में जरा सा ये कहूँ, जो लोग हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, बेटे जैसे टेक्निकली यू आर स्टडीइंग एंड यू हैव स्टडीड द इंजीनियरिंग, और आप ये थिंक कर रहे हैं कि हम उससे बेटर क्यों नहीं है, क्या वो वाला बेटर है। एक तो बात वही आ गई, जो हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा एक थोप दिया जाता है और क्योंकि अपना होल लाइफ मैंने लगा दिया, हम डंडे से हकते चले आ रहे हैं। और वहां विदेश में क्या है, कई कंट्रीज में, कि जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा प्राइमरी उससे पार करके मीडियम में आता है, जैसे माध्यमिक में आता है, उसको पास करके जैसे 10+2 है, उसकी दिशा चुनते हैं, उसकी लाइकिंग्स क्या है, बच्चा कहाँ जाना चाहता है। बच्चे को तो मान लीजिए बहुत सारी इच्छा है ये कि मैं गायक बनूं, वो अब बहुत सारी चीजों को गाता है उसे, आप उसको फोर्सली उसको टेक्निकली बीटेक माता पिता करा कर छोड़ते हैं, सारे कोटा भेज रहे हैं फोर्सली बच्चे को। एक माँ ये कह रही थी, वो जाना नहीं चाहता था जी, मैंने तोड़ के भेजा। अब उसके मेंटल लेवल में और दूसरे के में IQ, बुद्धि लब्धि कहते हैं हिंदी में, दोनों की ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट। उस पर फोर्सली थोपा ना गया। 3 इडियट्स भी दिखाई, वो बिल्कुल ठीक है, वो सामने ला करके रखा। तो सबकी लाइकिंग्स, कोई इस चीज में बच्चे ये पूछते हैं, हालांकि सब नहीं मानते। हम ये जो कहते हैं ना कि नरत्वम दुर्लभ हम लोग के विद्या तंत्र सुदुर्लभ, वो कवित्व जो है, ये कवित्व शक्ति हमारे शास्त्र में लिखा है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, ये बीज के रूप में संस्कार है और ये ट्रांसफर होता है। बाकी सब चीजें भस्म हो जाती हैं, संस्कार उसके जो वो स्मॉल सूक्ष्म